हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब 2020 का टॉपिक है, बट कई बार न्यूज़ में भी रहा है और मैंने कवर नहीं किया था। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और अदर हम जो भी पॉलिसीज़ इन पास्ट जो रही हैं गवर्नमेंट्स की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसे भी देखेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पे जो है आपको करंट अवेलेबल मिलेगा। करंट के कुछ टॉपिक्स होंगे वो मैं डालता रहूँगा, और साथ ही में जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो मैं अभी कवर करा रहा हूँ वो होते हैं फ्रेंड्स। ओके, प्लस करंट आपका। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पॉइंट्स टू डिस्कस, इसमें हम देखेंगे कि नीड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे। उसके बाद 92 में जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आरटी 2009 क्या बोलता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राइट। तो ये हमारा जो है पॉइंट जो है एक वे ऑफ मैनर हो गया जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो फर्स्ट टाइम जो है 1964 में इसकी नीड फील हुई कि ऐसा कुछ होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, जब एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद ने जो कि क्रिटिसाइज़ किया था कि विज़न नहीं है, ठीक है, और फिलोसॉफी फॉर एजुकेशन भी जो है वो नहीं है कहीं। तो ये इनिशिएट हुआ कि अब क्या होगा कि 17 मेंबर पैनल जो है एक एजुकेशन कमीशन बिठाया गया। राइट। जो कि किसकी अध्यक्षता में था, तो चेयरमैनशिप ऑफ डीएस कोठारी, ठीक है, जिन्होंने ड्राफ्ट करी नेशनल एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी ऑन एजुकेशन। राइट। उसके बाद इन्होंने सजेशंस दिए, जिसके कारण जो पार्लियामेंट ने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है पास करी। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी क्या और किस बारे में। तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जब थी उस समय की है। 1968 में ये पॉलिसी आई। ठीक है, रिकमेंडेशन तो आ गई थी 1964 टू 66 के बीच में, जो ये कमीशन था उसके बाद उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और फाइनलाइज्ड हुई थी 1968 में ये पॉलिसी। उसके बाद जब पिक्चर में आई तो इसके फीचर्स ये थे कि जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको कम किया जाए, साथ ही साथ जो एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करा रहे थे उसे अच्छे से और सही मैनर में प्रोवाइड कराया जाए, रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में भी जो है इन्हें दिया जाए। ठीक है, तो एजुकेशन फैसिलिटी जिससे कि लोग अपनी चीज़ों को समझ पाएँ, और एक और चीज़ की सोशल कोहेजन जो है ना, और नेशनल इंटीग्रेशन, इसके लिए जो प्रमोट करने के लिए जो हुआ था, तो ये इसमें भी जो है उसका योगदान रहा है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, द कॉमन स्कूल सिस्टम एज रिकमेंडेड बाय जो एजुकेशन कमीशन था वो, उसने ये बोला था। राइट, जैसे कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अपनाई। इसके बाद जो है हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आती है। देखो फ्रेंड्स, ओवरव्यू दे रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, और हम जो अभी आई है उसे अच्छे से समझेंगे बाकायदा, और जो आपको इनके बारे में भी लेकिन जानकारी होना चाहिए थोड़ी बहुत कि किस बारे में थी। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। राइट। तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 1986 में जो है सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, और इसका जो फोकस था वो था कि एडल्ट का जो एजुकेशन हो या एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें जो है इसका फोकस थी, जैसे कि स्पेशल इम्फेसिस ऑन रूरल रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़। ठीक है, तो डिस्पैरिटीज़ जो है वो हटाना चाहिए, इक्वलाइज करना है हमें एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो स्पेशली जो इंडियन वुमन थी या फिर जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ठीक है, ये इस टाइप्स की जो कम्युनिटीज़ थी, तो इनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया। ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट टाइम पे, और एजुकेशन पे फोकस दिया गया। राइट, तो ये थी हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी। ओके, ये हल्का सा ओवरव्यू है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब क्या हुआ कि जब राजीव गांधी गवर्नमेंट 1986 की ये पॉलिसी पास करती है, इसके बाद जो है इसका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन होता है 1992 में, अंडर पीवी नरसिम्हा राव, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जो है ये चीज़ें होती हैं। और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आजकल जो हर कॉलेजेस में होते हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, वो स्टार्ट कर दिए गए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से। राइट, तो यहाँ पे एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का 1992 का कि राइट टू एजुकेशन इनहेरेंट इन राइट टू लाइफ एंड राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 21 में जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है कहना है कि इसमें ऑलरेडी जो राइट टू एजुकेशन है वो इनहेरेंट है। ठीक है, छिपा हुआ है। राइट, तो ऑलरेडी इसके अंदर आता है। तो इसके तहत जो है बाद में फिर गवर्नमेंट 2002 में जो 1992 का जजमेंट था उसके तहत ये 2002 में 21A आर्टिकल को जो है इंसर्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आर्टिकल क्या बोलता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन बाय लॉ। तो इसका ये कहना है कि जो 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें जो है एजुकेशन दिया जाएगा, जैसा कि लॉ के द्वारा, है ना, स्टेट जो है बनाता है, जो भी कानून बनाएगा उस हिसाब से जो है उन बच्चों को 6 से 14 साल को के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करेगी सरकार। राइट, तो इस स्लाइड पे आने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके पहले ही जो है या मैंने पहले भी नहीं बताया, तो 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, वहाँ पे जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसको स्टेट लिस्ट में से निकाल कर कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया था। ठीक है, जिसके तहत जो है अब क्या होगा कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होगी कि वो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बना पाए। तो यहाँ पे जो है वो सेंटर के जो लॉ होंगे वो प्रिवेल करेंगे एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, अगर सेंटर भी लॉ बनाता है और स्टेट भी, तो अब सेंटर के लॉ जो है वो प्रिवेल करेंगे। पहले जो है वो स्टेट लिस्ट में होने के कारण जो है एजुकेशन जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट होने से, ठीक है, ऐसा नहीं था कि सेंटर का जो है कोई रोल नहीं होता था, बट अब जो है वो ज़्यादा रोल हो सकता है और उसकी लॉ भी प्रिवेल करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, ये 2001 में आया था। 2002 में जो है ये एक्ट बना। तो जानते हैं कि बिल्स ज़्यादा हो सकते हैं और बट जो अमेंडमेंट होते हैं जो पास होते हैं वो कम ही होते हैं। तो 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना ये 2002 में, जिसके तहत जो है आर्टिकल 21A जो है इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंतर्गत बता अभी हमने देखा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दिया जाए चिल्ड्रंस को। ठीक है, जो कि जिनकी एज जो है वो 6 से लेके जो 14 ईयर्स ऑफ एज होगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो है एक और चीज़ करी गई इसके तहत कि आर्टिकल 45 को चेंज किया और क्या बना दिया गया, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 साल के पहले तक के जितने भी बच्चे हैं, जब तक वो 6 साल की एज जो नहीं तक आ जाते, 6 साल की एज तक नहीं आ जाते, उनका जो है एजुकेशन करना उसके पहले तक का, तो वो स्टेट देखेगा। और ये काय में डाला क्योंकि ये पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको स्टेट हम स्टेट पॉलिसी में डाला, डीपीएसपी में डाला। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला। तो ये सारी चीज़ें हुई, कब हुई? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब आया,
2002 में उस समय, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने चेंज करी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आए हैं इसके बाद जो है 2005 में जो है एक, जब मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया। फ्रेंड्स इसे आप देख सकते हैं अलग से भी, जैसा कि कई सारे केंद्रीय विद्यालय में जो रिपोर्ट्स हैं वो टेस्ट वगैरह और कई सारी चीज़ें अलग अलग जो है फॉर्मुलेट करी गई, ठीक है। तो लेवल पे जिससे कि जो है शिक्षण का स्तर जो है बेहतर बना जा सके, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर हम देखते हैं कि जो 2009 में है वो हमारा आरटी निकल के आया, राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, राइट। इस टाइप से अगर बोलें तो 2009 का जो ये एक्ट है वो आया कि जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है सभी बच्चों को देनी है हमें 6 से 14 साल तक के। इसके जो प्रोविज़न्स हैं हम वो देखते हैं, तो ये प्रोविज़न्स या फिर बोल सकते हैं कि फीचर्स हैं। और चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन सभी को सर्टिफिकेट भी दिए जाना चाहिए। अब एलिमेंट्री एजुकेशन आप बोलेंगे फ्रेंड्स, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप एलिमेंट्री एजुकेशन देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे 6 से तो हम देख सकते हैं कि जो 8th क्लास तक जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा चलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। तो इसके अंदर हमारा जो है वो प्राइमरी आ जाएगा फ्रेंड्स, और अपर प्राइमरी, ये दोनों ही जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलेंगे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, जहाँ फर्स्ट से लेके तो 8th तक आपको जो है निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। तो ये जो है वो पार्ट होगा। तो वापस हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉल नीड टू टेकन फॉर अ फिक्स्ड स्टूडेंट और टीचर रेशो। तो यहाँ पे जो है इसमें ये भी बात करी गई कि फिक्स स्टूडेंट टीचर रेशो होना चाहिए आरटी 2009 के एक्ट के तहत। इसके अलावा जो 25% जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, जो कि इकोनॉमिकली जो इतने सक्षम नहीं है जो कम्युनिटीज़, उन्हें जो है हमें रिजर्वेशन देना चाहिए क्लास फर्स्ट में, ठीक है, इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा देखा जाए तो अदर चीज़ें जो हैं जो कि अब एजुकेशन के जो मान लीजिए टीचर्स या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं, तो वो क्या हैं, तो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका जो है एक एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। जैसा कि पहले अगर आप होंगे तो आपने सुना होगा कि मतलब टीचर्स को इतना इतना क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती ही है अगर वो कहीं भी पढ़ाए। तो विद इन 5 ईयर्स जो है ये वार्न करता है एक्ट की, जब आया था उस समय से इसने कहा था कि जो 5 साल में, अगले 5 साल में जो है एक एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, नहीं तो जो भी टीचर होंगे उनकी जॉब चली जाएगी। उसके अलावा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी है वो ज़रूरत है, ठीक है, कि विद इन 3 ईयर्स जो है या 3 ईयर्स के अंदर जो है वो सही करवाएं वो, ठीक है। और स्कूल्स में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होने ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो जो इसका रिकॉग्निशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, मान्यता जिसे हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिनेंशियल बर्डन जो भी होगा वो स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई 2009 के एक्ट के तहत। इसके बाद क्या आता है पिक्चर में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्हाट पर्पस डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्व, ठीक है। ये मुझे स्टार्टिंग में लेना चाहिए थे, बट ठीक है, हम अब 2020 डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ इसे कि क्या पर्पस है जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या सर्व करती है, राइट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ अ comprehensive framework to guide a development of education in the country. New policy usually come along every few decade, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो गाइड बन के काम करता है, ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट होगा, किस टाइप से डेवलपमेंट होगा, कितना स्तर रखना है, कितना लेवल रखना है हमें एजुकेशन का, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें बताएगी कि किस टाइप से हमें जो है आगे की स्टडीज़ लेके चलना है, हमारे जो कंट्री है उसकी ग्रोथ को आगे लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिखी रहती हैं, ठीक है, कि एजुकेशन किस टाइप से होगा।
और इसके लिए जो है कि कई फ्यू डिकेड्स के अंदर जो है ये आती है, और ये तीसरी अब नेशनल पॉलिसी आपके साथ में अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो ये जो है वो रिप्लेस करती है 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो कि अब आई है 34 ईयर्स के बाद 2020 की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसका जो एम है वो देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव है कि टू गिव इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, राइट, और लैंग्वेजेस, देन स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स, विथ इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स इन स्कूल। तो सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि इस बार जो है सरकार ये चाहती है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, चिल्ड्रंस का, जिसके तहत वो हर एक चीज़ पे फोकस देना चाहती है। साइंस से वो ये बता रही है कि एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ों के लिए सोशल साइंसेस, जिससे लोग समाज से जुड़े, जो बच्चे हैं उन्हें पता चले क्या है। आर्ट वगैरह जो है वो इसे काफ़ी ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन को भी अगर आप देखें तो इस बार की जो एजुकेशन पॉलिसी है, स्पोर्ट्स भी जो है एक पार्ट बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मतलब पहले की एजुकेशन की पॉलिसी में होती थी, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होता था, बट इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इनके ऊपर जो है स्ट्रेस किया गया है कि ये चीज़ें होना ही चाहिए एजुकेशन में, राइट। न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, तो ये जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा जो है डेवलप किया गया, और ठीक है। तो ये जो है एनसीईआरटी डिसाइड करेगी कि किस टाइप से और क्या होना चाहिए इसका फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल एजुकेशन का। अब हम आगे देखते हैं, तो ये जो है हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है कि जो अभी तक चल रहा था वो किस टाइप से चल रहा था, राइट, कि क्या होना चाहिए था, क्या होना है। और अभी तक ये था कि यहाँ 6 क्लास से आप तो आपकी जो एजुकेशन थी वो 8th क्लास पे आके ख़त्म होती थी, राइट, 13 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद फिर 14 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, आपका तो वो 17 तक चलेगा, राइट। और फिर वहाँ से आपका सेकेंडरी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा और हायर एजुकेशन जो है फिर चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से हैं, ठीक है। इसके पहले जो है प्री प्राइमरी, देन प्राइमरी, देन अपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एजुकेशन होता था, ठीक है, 12th क्लास तक हो गया सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद जितने भी हो गए हायर एजुकेशन, जो भी आप डिप्लोमा, पीएचडी, जो भी पीएचडी कर जो भी अंडर ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या पीएचडी हो गया, वो सारा आपका हायर एजुकेशन में आ जाता है, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। तो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया है ना, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब मुझे इसको वापस से एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो 10 ईयर्स, ठीक है, 6 to 16, और देयर आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ आपका जो 11 12 का जो हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अब हुआ है न्यू पेडागोजिकल एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर जो आया है स्कूल एजुकेशन का, वहाँ 5+3+3+4 की पॉलिसी आई है, जिसमें 3 साल तो जो चिल्ड्रन होगा वो आंगनबाड़ी में रहेगा, ठीक है, और दे आफ्टर फिर, और जिसे हम प्री स्कूल भी बोलेंगे, और उसके बाद जो है उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास से, जो कि 6 to 8 ईयर्स ऑफ एज में वो कंप्लीट करेगा। उसके अलावा फिर वो 3 ईयर्स में जो है वो अपना जो है 3 to 5th क्लास तक वो अपना 8 to 11 ईयर्स में कंप्लीट करेगा। फिर अगले 3 साल में वो जब तक वो 14 ईयर्स का होता है तो वो 8th क्लास पास करेगा। उसके बाद जो है 18, ठीक है, 14 ईयर्स में 8th क्लास, एंड देयर आफ्टर 18 ईयर्स का जब तक वो होगा तो अगले 4 सालों में वो 12वीं पास कर लेगा। इस प्रकार का जो है वो सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, देन प्रिपरेटरी स्टेज, ये अलग अलग स्टेजेस हैं जिससे जो है एक चिल्ड्रन जो है अपने पूरे स्कूल के दौरान जो है वो गुजरेगा और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्टेज में जो है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, किस टाइप से होती है, ये सारी चीज़ें वो सीखेगा। उसके बाद
स्टूडेंट का जो मिडिल स्टेज जो ये आता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो आती है, साइंस मैथमेटिक्स सीखेगा वो, ठीक है, सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़। उसके बाद जो है प्रिपरेटरी स्टेज में जब बच्चा आएगा, जैसा कि प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरएक्टिव, तो क्लासरूम जो ये लर्निंग होगी वो सारी चीज़ें उस समय तक सीखेगा। और फिर जो 5 वाला है वो फाउंडेशनल स्टेज हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये सारी 5th जो है फाउंडेशन स्टेज में चले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, और मैं कहूँ कि जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको अभी तो ये डिग्री ऑर्डर में बताई है, राइट। तो ये जो है वो इस टाइप से मूव करेगी फ्रेंड, ठीक है। मैंने अलग अलग स्टेज आपको एक्सप्लेन करी, ठीक है। फाउंडेशनल रखेंगे, फिर प्रिपरेटरी, एंड देन मिडिल, एंड देन सेकेंडरी। तो ये सारी जो है वो चीज़ें ग्रो अप करेंगी स्कूल टाइम पे। तो मेनली देखा जाए तो स्कूल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया है इस गवर्नमेंट ने, यह जो एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे एक मिनिस्ट्री का नाम चेंज भी हुआ था, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलने लग गए, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको समझाई 5+3+3+4। तो ये पूरा जो है इस बार का जो है एजुकेशन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टी स्ट्रीम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी टू चूज़ सब्जेक्ट्स अक्रॉस स्कीम। अलग अलग स्ट्रीम में जो है अपने अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स टू बी ऑफर्ड एट 2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। इसके बाद जो है कि डाइल्यूटेड बोर्ड है, तो बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बिकम मॉड्यूलर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो 2 टाइप से होंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव, दोनों टाइप से एग्ज़ाम्स होंगी। इसके बाद विल बी ऑफर्ड ट्वाइस अ ईयर, तो 2 बार एग्ज़ाम होगी। ये जो है निकाला है मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा, सर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाइक। तो अलग अलग लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाएगा। एक तो आपका मदर टंग होगा, और फिर इंग्लिश एंड देन अदर लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं। बैगलेस डेज होंगे, ठीक है। तो बैगलेस डेज होंगे अब स्कूल में कि आपको कई टाइम पे जो है बैग भी नहीं ले जाना होगा कुछ कुछ दिन, राइट। तो नेक्स्ट है कि फॉर कॉलेज, तो कॉलेज के लिए जो है सेट लाइक टेस्ट होगा, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ट्वाइस अ ईयर। तो 2 बार जो है आपको एग्ज़ाम, जिस टाइप से अभी आप देख सकते हैं कि नीट के एग्ज़ाम्स होते ही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो 4th ईयर जो बैचलर मीन्स 4 ईयर जो बैचलर डिग्री है, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हो गया, राइट। तो इस टाइप के जो है वो बैचलर डिग्री होगी, जैसे 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम टू प्रिफर्ड, राइट। मिड टर्म ड्रॉप आउट्स टू बी गिवन क्रेडिट विथ ऑप्शन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर अ ब्रेक। तो कभी भी आप जो है बाद में भी आप आपकी डिग्री जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने ब्रेक लिया है तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो कोई भी एफिलिएशन जो है वो नहीं होगा। अगले 15 सालों तक ये कर दिया जाएगा कि सबको ऑटोनोमसली जो है कॉलेज बना दिया जाएगा, या फिर अलग अलग, जैसे कि अभी सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं जितने भी कॉलेज होते हैं। तो अगले 15 ईयर्स तक सभी कॉलेज को ऑटोनॉमी दी जाएगी, इस टाइप से इसमें बताया गया है। और वो जिससे कि वो अपना पेपर खुद डिसाइड कर सकें, ठीक है। अभी तक वो जो है वो जो भी यूनिवर्सिटी में पेपर बनता है वही जो है सारे कॉलेज में मिलेगा, लेकिन आने वाले 15 सालों में ये चेंजेस करने के लिए बोला है सरकार ने। फिर 15 कैप जो है फ्री कैप जो है प्रपोजल टू कैप फी चार्ज बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी आप देखते हैं कि कई सारे स्कूल होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फ्री कैपिटल ये फ्री जो है आप एक फ़ी जो है उसका कैप लगाते हैं, सॉरी। तो फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं वो, तो वहाँ पे भी जो है कैप लगाने के लिए बोला है। फिर गोइंग ग्लोबल की तरफ जो है ये इशारा करती है ये पूरी पॉलिसी कि टॉप रेटेड जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उस टाइप की जो है फैसिलिटीज़ इंडिया में आए, जिसके लिए जो है इन्होंने ये नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, राइट। तो हम आगे चलते हैं। तो ये एक सेल, अब हम यहाँ तक जो है एक ओवरव्यू और अच्छा सा जो है जान चुके हैं 2020 के बारे में, ठीक है। तो ये 2020 के जो है हाइलाइट्स हैं। इसके अगर आप फैक्ट्स अच्छे से आप 2 या 3 बार रीड कर लेंगे तो मे भी एक अच्छा आंसर आप बिल्कुल दे पाएंगे,
ठीक है। और इसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो गई होगी आई थिंक। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक जो फीचर है सेल, जो कि इसी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक फ़ीचर रखा गया है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने इसको उठाया। तो इम्पॉर्टेंट फैसेट है, ठीक है, एजुकेशन का। अगर ये होगा तो कई सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जो कि रिकॉग्नाइज करता है, मैनेज करता है इमोशनल और नेविगेट करता है आपके सोशल सिचुएशंस को, ठीक है। उसके बाद जो है कि न्यूमरेसी और लिटरेसी में भी जो है इसका जो है ये सेंट्रल एम होता है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का जो है, ठीक है। इसका ये एम है कि आपको न्यूमरेसी और जो लिटरेसी है दोनों ही जो है आपके अच्छे से हो। इसके अलावा जो है इक्वली जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से आपको ये साइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। सोशल और इमोशनल लर्निंग आपको क्रिटिकल थिंकिंग तो जनरेट कराएगा ही, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है आप सोशल और इमोशनल लर्निंग की हेल्प से जो है काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब ज़रूरत क्यों पड़ी, तो फाउंडेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक फाउंडेशन होता ही है स्टार्टिंग से। अगर आप स्कूल नहीं भी जा रहे हैं तो सोशल और इमोशनल लर्निंग आपके पेरेंट्स से, आपके बड़े भैया या दीदी, ये जो भी लोग हैं उनसे आप सीखते हैं, आसपास के लोगों से। बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप, उसमें भी ये ज़रूरी है। उसके अलावा सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस और एकेडमिक लगते। और आई होप कि आपको ये पॉलिसी पसंद आई होगी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अदर लेक्चर्स भी आप जो है देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।